अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। आप देख रहे हैं डायलॉग लाहौर स्टूडियो से लाइव। सियासी गहमा गहमी अरूज पर है और लकीली इमरान खान साहब पाकिस्तान के वो वज़ीर आज़म है कि जब से वजारत में आए हैं अपोजिशन नारे लगाती है, अपोजिशन एहतजाज का डरावा देती है, अपोजिशन धरनों की बात करती है, अपोजिशन लॉन्ग मार्च का तज़किरा करती है। और यह अपोजिशन जो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासतदानों का एक इकट्ठ है, वो एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म बनाती है जिसको पीडीएम कहते हैं। लेकिन हुकूमत वक्त को इन सब से ना कोई परवाह होती है, ना ही कोई फ़र्क पड़ता है। 3.5 साल गुजर गए, क्या अगला वक्त भी इसी तरह गुजरेगा और अपोजिशन के हम सिर्फ नारे और दावे ही सुनते रहेंगे? और दूसरी जानिब हुकूमती कारकर्दगी भी इंतहाई मायूस कुन है। आप बाज़ार जाएँ तो आप चीनी नहीं ख़रीद सकते, आप बाज़ार जाएँ तो घी नहीं ख़रीद सकते, आपको गंदम या आटा नायाब मिलता है इस मुल्क के अंदर। आपको अगर बाहर पढ़ने के लिए बच्चों को भेजना है या ख़ुद जाना है तो आप नहीं जा सकते क्योंकि डॉलर बहुत महंगा हो गया है। महंगाई से आवाम की कमर टूट चुकी है और पाकिस्तान शायद एक ग्वांतानामो बे जेल बन चुका है हम सब के लिए, क्योंकि महंगाई अरूज पर है और उस पर बात करने वाला कोई नहीं। हम टीवी एंकर्स और टीवी शोज़ और कॉलम लिखने वाले और प्रिंट मीडिया के लोग, सोशल मीडिया के लोग उन्हीं दिनों में बात करते हैं महंगाई पर जिन दिनों महंगाई में इजाफा होता है। मतलब महीने में 6 दफ़ा इजाफा होता है पेट्रोल डीजल की कीमतों में, चीनी की कीमतों में, तो हम 6 दफ़ा बात कर लेते हैं 6 दिन के लिए और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो अवाम आज बेयारो मददगार है हुकूमत की जानिब से भी और अपोजिशन की जानिब से। तो इस पर भी हम बात करेंगे। पीडीएम मुतारिक हो सकेगी, होगी तो क्या होगा, और हमारा जो पार्लियामेंट है वो फाल होगा या नहीं होगा, ये इसी तरह बातें चलती रहेंगी और ऑर्डीनेंस पे ऑर्डीनेंस ला के हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी। और साथ ही अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी इस वक्त पाकिस्तान में है, बड़ा अहम दौरा है उनका, ज़रा उस पर भी हम बात करेंगे। ट्राइका प्लस का इजलास भी हुआ, उसमें बड़े अहम पेशरफ्त हुई है, तो उस हवाले से भी बात करेंगे। मुज़ाकरात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपके और मेरे मासूम 132 बच्चों का कातिल है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो इसमें बात करेंगे ज़रा। और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं राजा आमिर अब्बास साहब। राजा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ज़ुनैरा अज़हर साहब हैं सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन। ज़ुनैरा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अगर मैं अपने टॉपिक पर आने से पहले, पाकिस्तान एक क्रिकेट का मुल्क समझा जाता है और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। तो हम एक मैच हार गए जो कि सेमीफाइनल का मैच था, और बहुत सारी टीमें मैदान में उतरती हैं तो शायद उनमें से हर 2 में से एक ने हारना होता है। अब देखना यह है कि मैच फाइटिंग था कि नहीं था, परफॉर्मेंस थी कि नहीं थी। तो एक्चुअली टीम ने परफॉर्म भी किया और मैच भी फाइटिंग था। हम सब ने हसन अली को तनकीद का निशाना बनाया हुआ है और कुछ मुझ जैसे हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं बता रहा कि हसन अली के जो क्रिकेटिंग करियर है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। मैं तो शेयर कर देता हूँ उन सब तनकीद करने वालों को जो कि रीट्वीट कर रहे हैं उन ट्वीट्स को जो वेरीफाइड अकाउंट से हिंदुस्तान से हो रहे हैं, और वो जैली अकाउंट भी नहीं है क्योंकि ब्लू टिक है उन पे। हसन अली ने 15 टेस्ट मैच पाकिस्तान के लिए खेले हैं और 63 विकेटें हासिल की हैं। फी मैच 4 विकेट से ज़ायद बनता है ये रेट, और ये पाकिस्तान दुनिया के अच्छे बॉलर्स की ये रेटिंग एवरेज होती है। 57 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं हसन अली ने और 89 विकेट्स लिए, 1.56 विकेट पर मैच। आप अगर मैगराथ को निकाल के देखें, एलन डॉलन को निकाल के देखें, वसीम अकरम को निकाल के देखें, तो ये एवरेज उनके बराबर है तकरीबन। T20 की तरफ आते हैं तो 47 T20 में हसन अली ने 57 विकेट्स लिए हैं, जो कि अच्छे बॉलर की निशानी होती है कि फी मैच फी विकेट, और ये फी विकेट से ज़्यादा बनता है, 1.3 विकेट्स बनती हैं। फर्स्ट क्लास में 54 मैचेस खेल के 235 विकेट्स हासिल किए इस हसन अली ने, जिसको हम बुरा भला कह रहे हैं। लिस्ट ए के 82 मैचों में 136 विकेटें हासिल की हैं। अब ज़रा आ जाएँ कि हसन अली ने मैच में कैच ही ड्रॉप कर दिया तो हम मैच हार गए। मेरे भाई, ये वही हसन अली है जब आप शादियाने बजाते हुए इसके घर तक पहुंचे थे जब चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान जीता था, और वो इसी की वजह से जीता था। तो अपने प्लेयर से प्यार कीजिए, किसी भी चीज़ को ऑन मेरिट जज कीजिए। जब भी आप रीट्वीट कर रहे होते हैं या सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं तो कम जो हैं वो इक्विप्ड हो चुकी हैं, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है कि सोशल मीडिया भी मॉनिटर और वेरीफाइड हो सकता है। सो वी आल प्राउड ऑफ आवर टीम एंड हसन अली एंड ऑल अदर आवर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स एंड अदर स्पोर्ट्स मैन एंड वुमेन्स एंड गर्ल्स। तो बहुत शुक्रिया। इस पर कोशिश करिएगा कि किसी भी बहकावे में आने की बजाय अपने हीरोज़ को सपोर्ट करें। बढ़ूंगा अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहले नज़ीर लगारी साहब, ओवर टू यू सर। क्या आपके ख्याल में जो मुश्तरका इजलास मुलतवी हुआ
उसमें जो बात अपोजिशन कह रही है वो दुरुस्त है, या जो हुकूमती मौक़िफ़ बाबर अमान साहब दे रहे हैं पिछले कई दिनों से वो दुरुस्त है? सर ज़राए क्या कहते हैं? ज़राए तो खैर जो कहें सो कहें, असल बात तो ये है कि पार्लिमानी पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया था, दोनों ऐवानों का इजलास बुलाया गया था और उस इजलास को मुलतवी कर दिया गया। और हकीकत ये थी कि एक दिन पहले जो है वो कानून साजी में हुकूमत को नाकामी का सामना करना पड़ा और दो बिल जो है वो पास नहीं हो सके। एक नून लीग की तरफ से आया था और एक हुकूमत की तरफ से आया था। और लेजिटिमेसी एक अलग चीज़ है, लेकिन मॉरल ग्राउंड्स पर जो है हुकूमत अपना जवाब खो चुकी है और उसका मेरे ख्याल में अपने पार्लियामेंटेरियन पर कंट्रोल भी नहीं रहा है। ये उनका फेलुअर है। वैसे भी अब कोई भी शख्स अपने आप को बहुत हिम्मत वाला होगा, बड़ी जुर्रत वाला होगा और बहुत ही एक बहादुर होगा जो अपने आप को एसोसिएट करेगा इस नालायक कारकर्दगी की हामिल हुकूमत पीटीआई से एसोसिएट करा। मैं कमेंट लेने दे सर, कमेंट लेने दे। राजा जुनैरा, वेरी सॉरी आपकी तरफ आना था, बिकॉज अब लगारी साहब ने बात ऐसी कर दी कि मुझे अपने सबसे प्यारे दोस्त राजा आमिर अब्बास साहब की जानब जाना है। राजा साहब, सर यू ऑलवेज सपोर्ट इमरान खान, हिज नैरेटिव, पीटीआई, वेयर इज द डिलीवरेंस सर? अगर एक हुकूमत मुश्तरका इजलास नहीं बुला सकती तो ख्वाजा आसिफ साहब का, सर ये लगारी साहब शोहर आफाक लफ्ज़ होता है कि शहर आफाक होता है? मुझे तो ये शहर आफाक वाली बात लग रही है, शोहर आफाक वाली नहीं लग रही सर। राजा आमिर अब्बास साहब। जी अदनान, जो आपने स्पोर्ट की बात की तो आई ऑलवेज सपोर्ट कि जो हमारे मुल्क का पार्लियामेंट है कि अल्लाह ताला कोई ऐसी इसमें बरकत लाए कि ये जो इनका काम है कानून साजी और इस मुल्क में जो मैनेस है या जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की सूरत में बेहतर हो सकते हैं, इस मुल्क में जो स्टेटस को के हामी सियासतदान हैं उससे हमें किसी तरीके से निजात मिले कि जो चाहते हैं कि अब भी इलेक्शन जीतने का वही फरसूदा निज़ाम हो जिसमें करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं, जिसमें ठप्पे मारे जाते हैं। आपके इल्म में होगा कि जनाब जेली शनाख्ती कार्ड सैकड़ों की तादाद में बरामद होते जाते हैं और इनको सपोर्ट करना, मुझे लगता है कि ये वही स्टेटस को कि लोग हैं कि जो ये चाहते हैं कि हमारी जो चल रहा है सिस्टम जिसमें हम चंद लोग इससे फायदा हासिल कर रहे हैं और अवाम जो कि चाहती है कि उसके ट्रू एग्री विद यू राजा साहब, एग्री विद यू। हम जिस मुल्क में रहते हैं राजा साहब, सुन ले, हम जिस मुल्क में, आप बात ऐड हो जाएगी फिर अगली बात करें, थोड़ा सा मौका दे दें। सर बोलें बोलें बोलें, आप बोलें, आज वैसे ही मैंने कम बोलना सर, बोलें। हाँ जी, तो फिर ऐसी सूरत हाल में मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आपने भी अपने इंट्रो में पाकिस्तान जैसे खूबसूरत मुल्क जिसकी आपने टीम की अभी इतनी तारीफ की, उसको ग्वांटानामो बे का से जाके मिला दिया। इंतहाई अफसोसनाक। अगर मैं गलत हूं तो साबित कीजिए। मैं साबित कर सकता हूं कि ये मुल्क कई लोगों के लिए ग्वांटानामो पे जेल है। राजा साहब, यहाँ मजदूर को 500 रुपए मिलते हैं एक दिन के। आई चैलेंज यू एंड पीटीआई एंड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, मुझे 500 रुपए में बजट बना के दिखाओ जिसके 5 बच्चे हैं ना सर। यू ना करें ना, कम अज कम बात तो बताएं राजा साहब। सुनो तो सही, फिर आप तकरीर कर लो, फिर आप इस मुल्क के आइन का नाम बदल दें। आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। आइन में इस मुल्क का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। मैंने मुल्क का नाम थोड़ी चेंज किया, मैंने तो तशबीह दी है सर, बन गया राजा साहब। ये है, ये कायदे आजम ने यहाँ पे पाकिस्तान एक मुल्क बनाया था, ग्वांटानामो बे नहीं बनाया था। तो आप तो हमने बना दिया ना, उससे तशबीह दे रहा हूं सर, राजा साहब तशबीह दे रहा हूं। डाले सर को गरीब आवाम का भी सुनो, 150 रुपए किलो चीनी नहीं मिलती, 80 रुपए किलो आटा नहीं मिलता, 400 रुपए किलो घी नहीं मिलता, 150 रुपए किलो में दूध नहीं मिलता, 200 रुपए में शुगर की दवाई नहीं मिलती, 10,000 में ऑपरेशन नहीं होता। ये है नया पाकिस्तान। कर ले आप और तकरीर कर ले, आपने शायद हमें नहीं बुलाया, अपनी तकरीर सुनाने के लिए बैठाया हुआ। सर जो आप ब्लेम कर रहे हैं ना कि मैंने पाकिस्तान का नाम बदल दिया, मैं पाकिस्तान का नाम क्यों बदलूंगा? आई लव पाकिस्तान, माय कंट्री, आई एम प्राउड ऑफ पाकिस्तान। सर आपने तशबीह दे दी उसको, पूछे ना उस गरीब से जो मर चुका है इस वक्त, जिसके पास कफन के पैसे नहीं है। सर आप सिर्फ नहीं पूछते,
आपसे ज्यादा हम पूछते हैं, हम पब्लिक में होते हैं, आप तो कैमरे के सामने बैठ के बातें करते हैं, आप ये आपको लगता है सर? नहीं होते, ये आपको लगता है? आई एम अ जनरल पब्लिक, ऐसे आई एम अ जनरल पब्लिक, इतनी ऐसी बातें ना करें, ऐसी बातें ना करेंगे जी चीनी नहीं। आप आ जाएं चीनी माफिया से, आप शुरू करें शुगर केन के माफिया से, आप बताएं इस मुल्क के आम आवाम को कि जनाब ये किस अंदाज में ये सब कुछ हो रहा है। उसके अलावा खुदारा ये जो पार्लियामेंट के आपने बात की कि पार्लियामेंट में अगर कानून साजी होती है, फजलुर रहमान साहब का क्लिप आप लगा के दिखाते हैं जो कि कहता है कि इस जोन सी हुकूमत है इसको तो आइन में उसमें पार्लियामेंट में किसी किस्म की कानून साजी करने की इजाजत नहीं है। जब अपोजिशन ये बात करे और फजलुर रहमान वो शख्स जो खुद पार्लियामेंट से बाहर है और एक ऐसे पार्लियामेंट, एक ऐसी हुकूमत जिसको इस मुल्क की मेजॉरिटी ने वोट दिया है, उसके बारे में एक तरफ ये वोट की इज्जत की बात करते हैं, दूसरी तरफ इस किस्म की बातें करते हैं। आप क्या तवक्का करते हैं कि यहां पे फिर लेजिस्लेशन हो पाएगी या नहीं? तो ये अपोजिशन की जो पीडीएम है जिसको फजलुर रहमान लीड कर रहा है, ये पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं इसकी परफॉर्मेंस, और इसका कभी आप नून लीग और पीपल्स पार्टी का लड़ाई झगड़ा देखते हैं, कभी फजलुर रहमान साहब नून लीग को ब्लेम कर रहे होते हैं। तो ये क्या लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे होते हैं कि जी हमारा बड़ा एक अकट है या हम इकट्ठे एक बिल्कुल गॉड द पॉइंट से ज्यादा टाइम बहुत दे दिया मैंने आपको। जुनैरा अजहर साहबा, माजरत के साथ आपका टाइम वहां चला गया। जुनैरा साहबा पूरा टाइम दूंगा आपको। मतलब बतौर सहाफ़ी हमने ओपिनियन देना होता है, रियलिटी को रिपोर्ट करना होता है। हम ना डिक्टेट कर सकते हैं, ना हम फैसला सुना सकते हैं, ना किसी को सही कर सकते हैं, ना किसी को गलत कर सकते हैं। मेरा हमेशा से ये सवाल रहा है कि भाई अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही आवाम के लिए तो अपोजिशन भी कुछ नहीं कर रही। तो क्या आपको लगता है कि अपोजिशन का जो रोल रहा था वो बिल्कुल सही रोल है और अब अपोजिशन दोबारा से मुतहरिक हो रही है तो इस हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा, हुकूमत की पॉलिसीज आवाम के लिए बायस रिलीफ होंगी, बायस तकलीफ नहीं होंगी? थैंक यू अदनान। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे अपनी अपोजिशन से ज़्यादा मायूसी हुई है। उसकी वजह ये है कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड लोग हैं, पाकिस्तान की निटी ग्रिटी को जानते हैं, सिस्टम को जानते हैं। मोर देन 30 इयर्स इन लोगों ने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस किया है इस मुल्क को चलाने का। उसके बाद भी इन लोगों के लिए जो प्रायोरिटी है वो सिर्फ इनके अपने ज़ाती अगर इंटरेस्ट हैं और अगर ये नेशनल नैरेटिव को छोड़ के सिर्फ अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए अभी भी हर तरह के लोगों से राब्ते में हैं, जिन इदारों का खड़े होकर नाम लेते हैं उन्हीं से बात भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं बहुत मायूस हूँ अपनी अपोजिशन के, बिकॉज अपोजिशन एक डिफैक्टो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है, वो आपके ऊपर चेक रखती है, आपको चैलेंज करती है। अगर पार्लियामेंट को डिसफंक्शनल किया खान साहब ने, आई एग्री, उन्होंने वर्किंग रिलेशनशिप नहीं रखी ऑपोजिशन के साथ, तो ऑपोजिशन के पास माइक था, अगर वो जल्द से जुलूस कर सकते हैं तो अपना कोई नैरेटिव लेके बड़ा स्ट्रांगली आगे आ सकते थे। जितने मसले हैं इस वक्त उनको ओन कर सकते थे, कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट, काउंटर पॉलिसी, कोई चीज़ दे सकते थे। लेकिन हमने साफ देखा इन्होंने खुद भी बार्गेन किया। जो इलेक्शंस गुजरे हैं सेनेट के उसमें क्या कुछ हुआ हम सब ने देखा। उसके बाद जा के शहबाज शरीफ किस तरीके से मुलाकातें करते हैं, जुबैर साहब कैसे मुलाकातें करते हैं। अभी आप अगर नोट करें, मैं आपको क्यों दे रही हूँ कि नवाज शरीफ जो कि हमेशा इदारों पे डायरेक्ट नाम लेके अटैक करते थे, उन्होंने इदारे को छोड़ के इमरान खान को टारगेट करना शुरू कर दिया क्योंकि ही इज गेनिंग सम स्पेस। इसका मतलब मुलाकात का कहीं ना कहीं इंपैक्ट नजर आता है, अफसोस होती है। एग्जैक्टली तो इसलिए अपोजिशन ने जितना मायूस किया है, मैं समझती हूँ वैसे भी 30 इयर्स का 3 इयर्स से या 4 इयर्स से कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। खान साहब की नीयत पे मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन उन्होंने काम अच्छा नहीं किया, उनकी प्रायोरिटीज़ ठीक नहीं थी, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी स्पेशली फ्लॉड है, उन्होंने अपनी टीम से सही काम नहीं लिया, जो अंदर लोग बैठे हुए हैं उनको अपनी अपनी पड़ी हुई है। ये सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन अपोजिशन की 2 जमातें अगर इकट्ठी होंगी तो सिर्फ इक़्तिदार के लिए होंगी, फिर लड़ेंगी तो सिर्फ इक़्तिदार के लिए लड़ेंगी। उनको कोई परवाह नहीं है, जिस आप आवाम की बात कर रहे हैं उसकी परवाह नहीं है उनको। अच्छा नज़ीर लगारी साहब, ये जो बात अपोजिशन की है सर, हम हुकूमत को तो ब्लेम कर देते हैं, अपोजिशन वालों में भी सर इत्तेहाद नज़र आता है तो तब नज़र आता है जब अपने अपने मफाद होते हैं। हमने देखा कि जब सारे ही नैब के शिकंजे में थे और पेशियाँ थी तब सारे इकट्ठे थे, जिसको रिलीफ मिलता गया, जिसकी मुलाकातें होती गई उसका बयानिया बदलता गया।
तो कहीं ना कहीं अगर 23 के बाद लोग इमरान खान को बुरा कहेंगे सर, तो अपोजिशन को भी कटहरे में खड़ा करेंगे, और मेरे ख्याल में उनका एहतसाब ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि तकरीबन उतने ही वोट लेके वो भी पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। पीडीएम को मजाक बना के रख दिया आवाम के लिए सर इन सब ने। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और अपोजिशन के पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे को नीचा दिखाने, एक दूसरे के खिलाफ पॉइंट स्कोरिंग करने और एक दूसरे को लेग पुलिंग करने के लिए इन्होंने बड़े काम किए, और एक दूसरे को जिच करने के लिए, एक दूसरे को दीवार से लगाने के लिए जो है उन्होंने बड़े काम किए हैं अपोजिशन ने। और अपोजिशन एक तरफ हुकूमत से लड़ रही थी और एक तरफ से आपस में लड़ रही थी, और आपस में लड़ने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे थे जिनका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद इस तमाम सूरत हाल में भी इमरान खान अपनी कारकर्दगी को बेहतर नहीं बना सके। वो खुद कहते हैं कि जनाब ये चीनी की माफिया है और शुगर की माफिया है और पेट्रोल की माफिया है और फलां की माफिया है, तो ये माफिया। लगारी साहब मेरे पास टाइम कम है, मुझे अगले टॉपिक पे जाना है। एक पॉइंट क्लियर कर दें, ये पीपल्स पार्टी पीडीएम बनाती है, पीडीएम से अलग हो जाती है, फिर अब दोबारा वो चाहती है कि पीडीएम या अपोजिशन का इत्तेहाद हो। पीपल्स पार्टी क्यों ऐसा कर रही है? एक मुस्तकिल नैरेटिव या एक मुस्तकिल जो बेनज़ीर साहिबा को हमने पढ़ा और जिस हद तक हमने होश में देखा, वो तो इस तरह यू टर्न और मुफाहमती सियासत नहीं करती थी जो पीपल्स पार्टी कर रही है और कर रही है सर, यू नो वेरी वेल। देखिए, मुफाहमत रिकंसिलिएशन पर तो बेनज़ीर की अपनी बुक है और वो बहुत क्लियर है, आप उसको देखेंगे तो आपको चीज़ें बहुत समझ में आएंगी। लेकिन ये जो सूरत हाल थी मार्च में और फरवरी से शुरू हुई, मार्च अप्रैल में जाकर सूरत हाल आगे बनती गई, हुआ ये कि जो जिन चीज़ों पर अमल किया गया, ये गए उन्होंने कहा कि नहीं हमें जो है वो प्रोसेस में जाना है, इलेक्शन में जाना है, बाई इलेक्शन में जाना है, तो बाई इलेक्शन में जाने का फायदा हुआ। फिर उन्होंने कहा कि सेनेट के इलेक्शन लड़ने, उसका फायदा हुआ। और उसके बाद कहा कि जनाब हम और आगे बढ़ते हैं, तो फिर एक दूसरे को नोटिस देने शुरू कर दिए गए और एक दूसरे के खिलाफ ब्लेम। जल्दी से ठीक कर दे, मैं ठीक करना चाहता हूँ अपना नॉलेज। मुझे जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि कायरा साहब मरियम नवाज के पास नाश्ता कर रहे थे और गिलानी साहब बाप के सेनेटर्स को साथ लेके बतौर अपोजिशन लीडर अपनी नामजदगी कर रहे थे। ये थी रियल स्टोरी सर, जो हमने अपनी आंखों से इस्लामाबाद में देखी, और यही सुना कि कायरा साहब मरियम साहिबा के साथ। इसके बाद नोटिस आया था ना सर, तो क्यों किया पीपल्स पार्टी ने ऐसा जब खुद इकट्ठा किया पीडीएम को? देखिए, मैं वो बातें नहीं करता हूं जो बातें बरह रास्त मेरे इल्म में नहीं है, जिनके साथ मेरा पर्सनल वो नहीं है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में ऐन मौके पर तो मोहतरमा मरियम नवाज ने कहा कि ना हम हुकूमत को टाइम देना चाहते हैं। वो तो कह रही थी कि 1 मिनट नहीं लगाना चाहिए, फौरन खत्म कर देना चाहिए। इस एजेंडे के साथ आई थी और कहा था कि बिल्कुल राजा साहब फिर वो ये सर, मुझे ब्रेक पे जाना, इससे पहले कमेंट अगर पीडीएम पे कर दें, और अपोजिशन का रोल क्या होगा? वही होगा जो 3.5 साल में हुआ, या अब पीडीएम या अपोजिशन कुछ डिलीवर भी करेगी? सर 1 मिनट है आपके पास। अदनान, अगर इसी कायरा साहब का 2 या 4 रोज पहले क्या आप वो टीवी पे स्टेटमेंट देख लें, तो कायरा साहब फरमा रहे हैं कि जनाब आप खुल के सामने आए नून लीग को और कहते हैं कि जी बैकडोर की मुलाकातें और बैकडोर की सियासत को छोड़ दे। जब ट्रस्ट का ये लेवल हो, 2 बड़ी जमातों का आपस में एक दूसरे को ये कहा जा रहा हो कि जी आप बैकडोर कर रहे हैं, और कुछ अरसे कबल हमें याद आया था कि मरीम साहिबा ने बिलावल साहब के बारे में भी कुछ ऐसी ही बात की थी। तो जब ये ट्रस्ट लेवल होगा, ये अंडरस्टैंडिंग होगी, तो मैं समझता हूं जो पीडीएम का पिछले 3-3.5 साल से ज्यादा बुरा हाल हमें आगे नजर आएगा। जुनैरा, ब्रेक पे जाना है, एक कमेंट जल्दी से। अपोजिशन पीडीएम आपने क्लियर तो कर दिया था, ये जो पीपल्स पार्टी वाली बात मैंने की, लगारी साहब बड़े हैं, मैं बाईपास नहीं कर सकता इनका कहना सर आंखों पे, पर जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो मेरी आंखों पे, उसको मैं झुटला नहीं सकता। इट्स अ वेरी सॉरी थिंग, मतलब बहुत अफसोस होता है कहते हुए, क्योंकि पीपल्स पार्टी ऐसी जमात थी नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस वक्त बहुत से ऐसे टैक्टिक्स यूज़ किए हैं जिनको बिलो द बेल्ट कहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल सही। ब्रेक पे जा रहा हूँ नाज़रीन, ब्रेक पे। जी वेलकम बैक। ज़रा बात करेंगे हम अफगानिस्तान की सूरत हाल के बारे में। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी यहाँ पर हैं, और ट्राइका प्लस का इजलास भी पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा में मुनक्किद हुआ, जिसमें चीन, पाकिस्तान, रूस और अमेरिका के नुमाइंदों ने उसमें शिरकत भी की थी। मैं जुनैरा आपसे कमेंट लेना चाहूँगा बिकॉज यू आर वेरी एक्टिव ऑन दिस टॉपिक।
जो मसाइल हाईलाइट हुए स्पेशली ट्राइका प्लस में, वहाँ की आवाम की सूरत हाल, जो पीस की सूरत हाल है उसको लेके गवर्नमेंट की रेट जो है वो बड़ी ज़रूरी है वहाँ कायम होना। साथ में मुत्तकी का पाकिस्तान है ना, ये जो खारजा ताल्लुकात हैं हमारे, क्या वो इम्प्रूव हो पाएंगे? क्योंकि अभी तो सबसे बड़ा टारगेट उनकी रिकग्निशन का है ना सुनहरा। जी, काफ़ी डेवलपमेंट्स हैं और इस वक्त ग्लोबल रिसेशन में हम आ चुके हैं, मतलब दिस इज़ ऑफिशियल नाउ। और उसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से कर लें कि प्रेसिडेंट बाइडन भी अपने मुल्क में जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा स्क्रूटनाइज हो रहे हैं वो गैस प्राइसेस हैं। इसी तरह चाइना को भी प्रॉब्लम्स पेश आ रहे हैं अपने ट्रेड में, और ये सब कुछ है इस वजह से जो इस वक्त एक माहौल दुनिया में बना हुआ है उसकी वजह से। इसके अलावा जो रशिया और चाइना इंगेज करना चाहते हैं अफ़गानिस्तान के साथ इनफॉर्मली, उसके लिए ऑन बोर्ड लेना यूएस को वो इसलिए ज़रूरी समझते हैं क्योंकि वो जो ओवर द होराइजन ऑपरेशन की बात करता है यूएस के, हमें बेसिस की अब ज़रूरत नहीं है, हम कहीं और से बैठ के भी डायरेक्ट अटैक्स अफ़गानिस्तान पे कर सकते हैं। और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है कि पूरा एयर कॉरिडोर, सिर्फ कोई एक एयर पैसेज नहीं वो मांग रहे हैं, वो पूरा आपसे बुलेवर्ड मांग रहे हैं जिसमें ह्यूमैनिटेरियन एड से लेके अटैक्स के लिए जो जो एयरक्राफ्ट जाने हो वो भी जा सकें। तो ये बहुत सेंसिटिव नौयत के टॉक्स हो रही हैं, और इसमें अफ़गानिस्तान पे सबसे ज़्यादा जो दबाव डाला जा रहा है वो है इंसानी हकूक़ के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए। द अदर साइड ऑफ द इशू इज़ कि दाइश वहाँ बहुत एक्टिव है, और दाइश वहाँ पे इस तरह के वाक़यात कर रही है, और इस वक्त प्रोपोगेट ऐसे उसे किया जा रहा है जैसे तालिबान वो कर रहे हैं, जैसे 2 जर्नलिस्ट का गला काटा गया और भी 2-3 इस तरह के वाक़यात हुए हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम इन्हें अप्रूव करते हैं यूनिटरी फॉर्म में, रशिया, चाइना एंड पाकिस्तान के, हमने इन्हें एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये एक रिबेलियन होगा अगेंस्ट अमेरिका। कोशिश ये पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल है कि नहीं है ये जो नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, नो। कोशिश सिर्फ ये की जा रही है कि कोई ऐसा इनफॉर्मल एग्रीमेंट हो जाए कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ना डेवलप हो। नज़ीर लगारी साहब, सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान का जो मसला है सर, वो अफगानिस्तान का कम मसला है, हमारा ज़्यादा है। तो ये जो एक एक्सेप्टेंस का, रिकग्निशन का मसला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसमें पाकिस्तान बड़ा एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। जुनैरा का कहना यह है कि ये पॉसिबल नहीं होगा, तो क्या वाकई अगर पॉसिबल नहीं होगा तो उसका तो बड़ा अजीब रिएक्शन भी आ सकता है सर? मैं समझता हूँ कि चीज़ें ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ जाएंगी, और बहुत खराबी हो चुकी है। ये तीसरी सदी जा रही है, 19वीं सदी और 20वीं सदी में जंगें हुई, और इस वक्त भी इस पूरे प्रोसेस से गुजर कर और जंग के ऑप्शन को इस्तेमाल करने के बाद ये हुआ है कि जी विड्रॉ किया जाए और अब एक मौका दिया जाए। इसके बाद उनके अपने अपने मुतालबात हैं। ये अमीर खान मुत्तकी आए हैं, मैं कोई 25 साल पहले इनसे मिला था, और कंधार में ये एक बोसीदा से टूटे फूटे से एक ट्रक में बैठे हुए थे। मेरे ख्याल में अकेले थे या एक आदमी और साथ में बैठा हुआ था। तो मैं वहाँ गया कुछ दोस्तों के साथ, तो मैंने पूछा नौजवान आप क्या कर रहे हैं? वो बिल्कुल ऐसे नौजवान, कम उम्र से नौजवान लग रहे थे। तो उन्होंने कहा जी मैं रेडियो, यहाँ पर जो है ये रेडियो है। उस ट्रक के अंदर रेडियो स्टेशन था और वहाँ पर वो तलावत चला रहे थे। तो मैंने कहा कि आप यहाँ पर रेडियो में काम कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं वज़ीर इत्तलात हूँ अफगानिस्तान का। तो एक तजर्बा ये हुआ था उनको देखने का। मैं समझ रहा था कि कोई बड़ा इसके अंदर तो मुझे विजन नज़र नहीं आता, कोई बड़ी फार साइटेडनेस नज़र नहीं आती है। इनसे पहले जो वज़ीर इत्तलात थे उनसे मेरी मुलाकात हुई थी सऊदी अरब में सिद्दीक चक्री के साथ। वो बहुत ज़्यादा ज़हीन और बड़ा लिखा मुझे लगता था, वो रब्बानी साहब की पार्टी में था। खैर, तो ये अब इन्होंने सीखा है 20-25 साल के अरसे में। मैं समझता हूँ कि चीज़ें यहाँ पर एक ट्राइका का बनना, यहाँ पाकिस्तान, चीन, रूस का साथ बैठना इस वक्त हमारे लिए जो शहरक की हैसियत रखती है, हमारी सी पैक जो है, इसका एक रोल बनना, इस रोल का जो है वो इन्हेंस होना, और चाइना का अपनी बड़ी पॉपुलेशन को शिफ्ट करना ईस्ट से वेस्ट की तरफ, और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बाद वो शिफ्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ मजाक हो रहा है या खेल हो रहा है। अब इंगेजमेंट का मसला, एक चीज तय हो रही है कि ये तस्वुर ड्रॉप कर दिया जाए कि इंडिया की हेजेमनी रहेगी
और इस सारी सूरत हाल में इंडिया विन विन की पोजीशन में होगा। तो बिल्कुल सही है। राजा साहब एक कमेंट करते हैं सर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस सारे प्रोसेस में 15 अगस्त के बाद एक बड़े प्रेशर में रही और फिर उस प्रेशर को हमने बेयर भी किया और एक ट्रांजिशन फेज आया। लोग कहते हैं जो फॉरेन अफेयर्स पे के एक्सपर्ट हैं और अफगानिस्तान अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं कि अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल मरहला अब शुरू हुआ है। क्या आपको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट में इतनी कैपेसिटी है कि इंटरनेशनल प्रेशर को अफगानिस्तान को लेके बेयर कर सके और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट कम्युनिकेट कर सके इन अ बेटर वे कि जो अफगानिस्तान के मसाइल हैं वो दुनिया उस पर तवज्जो दे, जो कि अभी तक नहीं दी गई? एक पहली बात यह है कि इसको अकेले देखिए, इमरान अब खान राजा बात आमिर है, अब्बास से सर, नजीर उसमें साहब। जी राजा साहब। जी, अब जो मौजूदा हालात हैं उसमें इसमें कोई डाउट नहीं कि पाकिस्तान पे बहुत प्रेशर है, लेकिन ये जो इफेक्ट करेगी ना, अगर अफगानिस्तान की सूरत हाल ख़राब होती है तो ये इफेक्ट काफ़ी हद तक पूरे रीजन को करेगा एंड देन ट्रैवलिंग, ये पूरी दुनिया को ये चीज़ें इफेक्ट करेंगी, क्योंकि अफगानिस्तान का मसला अब सिर्फ अफगानिस्तान का मसला नहीं रहा। इस इलाके में चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, ये तमाम लोगों के बहुत सी चीज़ें एट स्टेक हैं और वो स्टेक दूसरी तरफ अमेरिका है, जिससे यूरोपियन यूनियन कुछ और बात कर रही है। यूरोपियन ममालिक भी अपनी पॉलिसी अमेरिका के साथ अफगानिस्तान के बारे में या चाइना के बारे में वो डिफरेंट रखना चाह रहे हैं। तो ये एक नया ग्लोबल जोन सा है, एक चेंजेस आ रही हैं। पाकिस्तान ने इसमें ना सिर्फ एक कमेंट और कीजिएगा, अफगानिस्तान के हवाले से देखना है, पाकिस्तान ने रीजन के हवाले से देखना है कि उसे सूट क्या करता है। सर एक कमेंट और कीजिएगा, जो जुनैरा ने बात की एक्सेप्टेंस की, इंटरनेशनली ये एक साइकी पाई जाती है कि सारी दुनिया ये सोच रही है कि पहले अमेरिका और उसके इत्तेहादी एक्सेप्टेंस की तरफ आएँ, रिकग्निशन की तरफ आएँ, उसके बाद हम आगे बात बढ़ाएंगे। तो वो मसला भी जुनैरा जो कह रही है कि शायद मुश्किल हो जाएगा अमेरिका के लिए या यूरोपीय यूनियन के लिए, तो क्या ये पॉसिबल होगा कि पाकिस्तान अमेरिका को राजी कर पाए फॉर एक्सेप्टेंस? जल्दी से बोलिएगा, मुझे ब्रेक पे जाना है। देखिए, पाकिस्तान अकेला कभी भी नहीं राजी कर पाएगा। ये एक इंटरनेशनल गिव एंड टेक होगा, एक डायलॉग होगा और इसमें बहुत सी एक दूसरे की स्टेक्स को देखते हुए अल्टीमेटली अमेरिका आज इस स्टेज पे आया है कि वो अब उसने अपना दरवाजा अगर खोला है तो वो इसी पर्पस के लिए खोला है कि अल्टीमेटली इसने सेटल होना है और इसको जब तमाम जमायतें अफगानिस्तान में आ जाएंगी तो एक्सेप्टेंस के अलावा हमें कोई दूसरा हल नजर नहीं आ रहा। एक ब्रेक पे जा रहा हूं नाज़रीन। हमारे मुल्क में एक फिलॉसफी बिल्ट हुई, उसके हामी है कि चोर से मुज़ाकरात नहीं होंगे। जिसने मेरा और आपका पैसा लूटा है, पहले पैसा लाएगा फिर मुज़ाकरात होंगे। पर टीटीपी के लिए जिन्होंने मेरे मासूम बच्चे मार दिए, फिलॉसफी ज़रा मुख्तलिफ है। ब्रेक के बाद राजा साहब, मैं चाहता हूं सर आपसे बात शुरू हो, बिकॉज आप कानून भी समझते हैं, आप माशरे को भी समझते हैं और आप लोगों की जो फीलिंग्स हैं उस पर भी आपकी नज़र रहती है। बतौर वकील एक लंबा प्रोफेशन है आपका। टीटीपी से मुज़ाकरात क्या वाहिद हल था उनके साथ उनके खात्मे का, या मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का, या बॉर्डर एरियाज़ को दहशतगर्दी से पाक करने का? नान, इसमें एक चीज़ को सर फहरिस्त रखना चाहिए कि ये जो APS का सानिया है, इसमें हम सबके बच्चे शहीद हुए हैं और इस पे किसी को भी इस मुल्क में इजाज़त नहीं देनी चाहिए और किसी भी अदारे को कि वो इस पे किसी किस्म की अपनी सियासत करें और इस पे पॉलिटिक्स शुरू कर दें कि जनाब इसके जो है फलां पार्टी या TTP या जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया या सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बुला लिया है। इसको उससे हट के प्योरली अगर आप रखते हैं कि जनाब क्या वजूहात हैं, अगर हम ये देख रहे हैं कि इस ऐसे सानिए को रोकने के लिए क्या हमने काफ़ी सारे इक़दामात किए थे, वो एक अलग चैप्टर है और उन इंतजामात की नाकाफ़ी होने की वजह से क्या ये सानिया पेश आया, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि जनाब क्या वो वजूहात थी। कमेंट कर दें और उसके बाद फिर हमने देखना। आपसे आपका कमेंट बड़ा मैटर करेगा मेरे लिए। नवाज शरीफ से, चलो वो तो नहीं है पार्लियामेंट में, शहबाज शरीफ से और जरदारी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, वो चोर हैं। क्या चोर कातिल से बड़ा मुजरिम होता है सर इमरान खान साहब के लिए या इमरान खान साहब की फिलॉसफी के लिए? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। वो
इस मुल्क के, इस कौम के, इस मुल्क के 22,000 लोगों को जानों के उन्होंने ये लूटमार करके बैरून मुल्क ट्रांसफर किया हुआ है, तो उनका जुर्म बहुत बड़ा है। और जहां टीटीपी से बड़ा है कि छोटा है? टीटीपी से छोटा है कि बड़ा है? देखिए, टीटीपी का जो जुर्म है, जो बच्चों को शहीद किया गया, उसको मैं समझता हूं कि वो पूरे राजा साहब, बच्चों का केस तो ये हाथ मिला, सुन लेना, बोले सर, बोले। हाथ मिलाने में और डायलॉग या पॉलिसी में बहुत फर्क होता है। कभी ये नहीं कहा जाएगा कि जी जो टीटीपी के कातिल थे या जो ग्रुप था जिसने ये तमाम एक्टिविटी की, चाहे उसमें रॉ इन्वॉल्व था, एनडीएस इन्वॉल्व थी, उनके साथ आप कोई डायलॉग करेंगे, कतन इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल फोरम पे किसी जगह पे ये डिस्कस करते हैं कि जनाब ये चीजें, ये ग्रीवेंसेस और लोगों को वापस कौमी धारे में लाते हैं, तो ये हुकूमत की एक पॉलिसी है जिसमें पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए और पार्लियामेंट ही उसका बेहतर। सर, मेरा मानना है कि टीटीपी से मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो जो लोग वोट लेके आए हैं भले वो चोर होंगे भाई, अदालतों में चलेंगे उसके केस, उनसे भी बात कर लेनी चाहिए। हो सकता है मैं गलत हूं, मैं लगारी साहब, जुनैरा से बिल्कुल उनसे बात होनी चाहिए। अगर वो पाकिस्तान आ जाते हैं, वो सरेंडर कर देते हैं, लगारी साहब, मेरे फोन में समझते हैं, मेरे फोन में टीटीपी के कुल लगभग 75 मैसेज पड़े हैं सर। इससे पहले फोन रीसेट कर दिया मैंने। 75 मैसेज ऐसे हैं जिसमें वो मेरी फौज को बुरा भला कह रहा है, इतना बुरा कह रहा है कि पैमरा नहीं रोकता मुझे, लेकिन मेरे अपने जज्बात, मेरी अपनी फीलिंग्स मुझे इजाजत नहीं देते कि मैं अपनी कौम और अपनी फौज के वो अल्फाज इस्तेमाल करूं जो टीटीपी के ये लोग इस्तेमाल हमें रोज मैसेज करते थे। इनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं सर, क्या होने चाहिए? तो ये है कि मुझे समझ में नहीं आता है जी कि जो चीज कंपाउंडेबल नहीं है, कत्ल का कोई भी ये मामला हो, एक कत्ल कंपाउंडेबल नहीं तो 80,000 कत्ल कैसे कंपाउंडेबल हो जाएंगे? किस तरह से उन पर राजीनामा हो जाएगा? ये मुझे बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। डायलॉग एक पॉलिटिकल फ्रीक से होना दूसरी बात है। एक दहशतगर्द से आप डायलॉग करने जा रहे हैं, तो दहशतगर्द के तो एक ही रास्ता है कि आप उसके लिए उसको एब्सोल्युटली एलिमिनेट करें, और दूसरी बात यह है कि वो आपके आइन को तस्लीम करे, आपके मुल्क को तस्लीम करे। वो ना आपके मुल्क को मानता है, ना आपके आइन को मानता है, ना आपके कानून को मानता है। जब आप आम माफी का ऐलान करते हैं, जवाबन वो कहता है कि माफी तो तुम्हें मांगनी है, माफी तो हम तो तुम्हारा आइन नहीं मानते, हम अपना आइन लाना चाहते हैं, इस मुल्क पर अपना राज कायम करना चाहते हैं। अगर वो अपना राज कायम करना चाहते हैं तो कम से कम तो जुनैरा, टाइम कम है मेरे पास। मैं हमेशा कहता रहा कि तालिबान, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, टीटीए के वेरी क्लोज रिलेशनशिप्स हैं टीटीपी के साथ। मैंने इनसे कहा, मैंने अपनी आंखों से उनको एक साथ खाना खाते देखा, कोई नहीं मानता था। आज वही टीटीए मुज़ाकरात करा रही है टीटीपी के साथ। तो हम जब कहते थे वो गलत था। ये मैंने एडिशनल पॉइंट डाला, जरा कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दीजिएगा, 2 मिनट है आपके पास। टॉपिक बहुत बड़ा है और हमारे पास टाइम नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अगर रैशनली देखें तो दुनिया में हर तरह की एग्जांपल्स मौजूद हैं। तामिल्स श्रीलंका में और आयरिश रिपब्लिक आर्मी के साथ इंग्लैंड ने किस तरीके से डील किया, एक दूसरे के बच्चे, औरतें, बूढ़े मारे पीटे, एंड में किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ रिकन्सिलिएशन करनी पड़ी। लेकिन इसमें पहली शर्त यह है कि वो पाकिस्तान के आइन को माने, पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस को, उसकी सॉवरेंटी को सरेंडर करें और आके हमारी अदालतों में पेश हों। माफ़ी नहीं हो सकती, इसमें बिल्कुल कोई माफ़ी नहीं है। और इस सारे मामले में पार्लियामेंट को, सिविल सोसाइटी को, जिन लोगों के बच्चे कत्ल हुए हैं उन सबको ऑन बोर्ड लें। जब तक इसमें पब्लिक ओनरशिप नहीं आएगी, ये कर भी ले गवर्नमेंट, तो इसका बहुत बुरा रिजल्ट निकलेगा। बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। जो आखिरी बात हुई थी मोहम्मद खारसानी से, वो इसके आस पास थी जब दोनों तरफ से ऐलान हो चुका था, तो उन्होंने कहा था कि हमारे मुज़ाकरात में पहला पॉइंट है कि जो कबायली इलाके हैं और बॉर्डर एरियाज़ हैं उनको पुराना स्टेटस बहाल किया जाएगा और उनमें पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होगा। इस पर हम बातचीत करेंगे, इस शर्त को पाकिस्तान मानेगा तो बातचीत होगी। अल्लाह करे ये बात गलत हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।